नमस्कार बच्चों, एसएसएलसी परीक्षा मार्गदर्शी कंटिन्यू हुआ है। हिंदी 4वां प्रश्न। रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की? रोबोनिल ने रोबोजीत को यह समझाने की कोशिश की कि कोई रोबोट किसी इंसान का नुकसान का कारण बने, साथ साथ मानवीय नज़रिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे। यह रोबोटिकी के नियम के खिलाफ है। 5वां प्रश्न। कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ? कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल यह सोचने लगा कि रोबोद्वीप के साथ रोबोटिक संघ से संपर्क करें। 6वां प्रश्न। धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? सक्सेना परिवार के नौकर साधुराम को अचानक हुए चोट के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियां नाती पोतों से घर में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। नौकर के ना रहने के कारण परिवार वालों की तकलीफ़ें बढ़ गई। धीरज सक्सेना को परिवार वालों का दुख नहीं देखा गया तो उन्होंने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय लिया। 7वां प्रश्न। रोबोनिल और रोबोद्वीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। रोबोनिल रोज़ शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोद्वीप से हो गई। रोबोद्वीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। 8वां प्रश्न। विज्ञान कथा का सार लिखिए। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। 9वां प्रश्न। रोबोटिक
कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों मच गई? रोबोनिल रोबोद्वीप के बातें सुनकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष ने कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। इसलिए रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। 10वां प्रश्न, रोबोनिल सक्सेना परिवार में क्या क्या काम करता था? रोबोनिल सक्सेना परिवार वालों के लिए सुबह का नाश्ता बनाता था, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलता था, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाता था, सक्सेना के नाती पोतों को होमवर्क कराता था और वही प्रोसेसर पर काम संभालता था। 11वां प्रश्न, सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था, क्यों? विवरण दीजिए। रोबोनिल उनके परिवार के सभी लोगों का काम करता था। वह सुबह का नाश्ता तैयार बनाता था, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलता था, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाता था, सक्सेना के नाती पोतों को होमवर्क कराता था और वही प्रोसेसर पर काम संभालता था। इसलिए सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था। महिला की साहस गाथा व्यक्ति परिचय। पहला प्रमेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बिचिंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? अप्रैल 2019। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न, बिचिंद्र पाल के माता पिता कौन थे? पिता किशनपाल सिम्हा और माता हंसदेवी नैनी थे। तीसरा प्रश्न, बिचिंद्र ने क्या निश्चय किया? पर्वतारोहण करने का। चौथा प्रश्न, बिचिंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? गंगोत्री ग्लेशियर पर। पांचवा प्रश्न, सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन। छठवां प्रश्न, एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराते समय पाल के साथ कौन थे? अंगदोर्जी थे। सातवां प्रश्न, कर्नल का नाम क्या था? खुल्लर था। आठवां प्रश्न, लहाट कौन सी रस्सी लाया था?
नायलॉन रस्सी। 9वां प्रश्न, विचिंद्र ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र। 10वां प्रश्न, कर्नल ने बधाई देते हुए विचिंद्र से क्या कहा? जून 2018। देश को तुम पर गर्व है। 11वां प्रश्न, मेजर का नाम क्या था? कुमार था। 12वां प्रश्न, विचिंद्र की भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मानित किया? स्वर्ण पदक। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विचिंद्र पाल है। 14वां प्रश्न, विचिंद्र पाल ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? संस्कृत में MA तथा BA। 15वां प्रश्न, विचिंद्र पाल ने पहले किस पर्वत की चढ़ाई की? काला नाग पर्वत की। 16वां प्रश्न, विचिंद्र पाल ने कब एवरेस्ट पर चढ़ा? 23 मई 1984 को। दूसरा मेन 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, विचिंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। अप्रैल 2020। विचिंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिम्हा और माँ हमसा देही नैनी के 5 संतानों में विचिंद्र पाल तीसरी संतान है। दूसरा प्रश्न, विचिंद्र का बचपन कैसे बीता? अप्रैल 2018। विचिंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा। तीसरा प्रश्न, विचिंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया? विचिंद्र ने पर्वतारोहण के लिए फावड़ा, नायलॉन की रस्सी और 4 लीटर ऑक्सीजन आदि चीज़ों का उपयोग किया। 4वां प्रश्न, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विचिंद्र ने क्या किया? जून 19 सितंबर 20। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विचिंद्र ने
अपने घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपने माथे को लगाकर चुंबन किया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा कर उन्हें बर्फ़ में दबा दिया। बाद में उन्होंने फ़ोटो लिया। 5वां प्रश्न, बिचिंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? बिचिंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहण प्रशिक्षण पाई। इसी दौरान उन्हें काला नाग, गंगोत्री ग्लेशियर पर्वतों की चढ़ाई करके आत्मविश्वास बढ़ा लिए। दिल्ली में हुई हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन में तेंजिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली। 6वां प्रश्न, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचिंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचिंद्री का अनुभव था कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि दूर तक कोई ऊंची चटाई नहीं थी। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। उन्हें लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। 7वां प्रश्न, महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? जून 18 अप्रैल 2019 में यह सवाल आया था। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें साहस गुण, सदृढ़ निश्चय, संयम, परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मेहनत का फल अच्छा होता है। अनुरूप शब्द लिखिए। पहला, पहाड़, गिरी, चोटी, शिखर। दूसरा, काला नाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर। तीसरा, कर्नल, खुल्लर, मेजर, कुमार। चौथा, चाय, गरम, बर्फ़, ठंडा। 5वां, पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष, तेंजिंग
नॉर्गे पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। 6वां पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतावलियाँ दक्षिणी छोर नीलगिरी पर्वतावलियाँ। 7वां ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना महिला की साहस गाथा व्यक्ति परिचय। 8वां कालानाग पर्वत गंगोत्री शिखर। 9वां गगन यात्री कल्पना चावला पर्वतारोही बिचेंद्रपाल। 10वां तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पुरुष। जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। सुरश्याम अनुरूपता। पहला बलभद्र बलराम कान्हा कृष्णा। दूसरा जसोदा माता नंद पिता। तीसरा रिझना मोहित होना खिजाना चिढ़ाना। चौथा बलबीर बलराम जसोदा यशोदा। 6वां तुलसी के दोहे दोहा सुर श्याम पद। 7वां तुलसी राम शक्ति शाखा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा। 8वां रामचरित मानस तुलसीदास सुरसागर सूरदास। 9वां जसोदा कृष्ण की माता नंद कृष्णा के पिता। 10वां रीझना मोहित होना खिजाना चिढ़ाना। 11वां बलबीर बलराम जसोदा यशोदा। यशोदा और नंद गोरा रंग कृष्णा काला रंग। 13वां कृष्ण के पिता वसुदेव कृष्ण की माता देवकी। 14वां यशोदा वात्सल्य कृष्णा भोलेपन। 15वां तुलसीदास राम भक्ति शाखा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा।
16वां मातृभूमि प्रकृति का वर्णन। सुर श्याम कृष्णा की बाल लीला का वर्णन। पहला मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सूरदास को क्या माना जाता है? सूरदास को हिंदी साहित्यकार के सूर्य माना जाता है। दूसरा, सूरदास किस शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं? सूरदास कृष्णा भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न, यशोदा क्यों खुश हो जाती है? यशोदा कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाती है। पांचवा प्रश्न, सूरदास के काव्यों में किसका संगम हुआ है? सूरदास के काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति का संगम हुआ है। छठवां प्रश्न, कृष्णा किसकी शिकायत कर रहे हैं? कृष्णा बलराम की शिकायत कर रहे हैं। सातवां प्रश्न, यशोदा किसकी कसम खाती है? यशोदा गोधन की कसम खाती है। आठवां प्रश्न, बलराम कृष्णा को बार बार क्या कहते हैं? बलराम कृष्ण को बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। नौवां प्रश्न, कृष्ण का शरीर किस रंग का है? कृष्ण का शरीर काले रंग का है। 10वां प्रश्न, ग्वाले कैसे हंसते हैं? ग्वाले चुटकी दे देकर हंसते हैं। 11वां प्रश्न, बलराम जन्म से ही कैसा है? बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। 12वां प्रश्न, बच्चे स्वभाव से कैसे होते हैं? बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। 13वां प्रश्न, बाल कृष्ण किससे शिकायत करता है? बाल कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करता है। 14वां प्रश्न, बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है। 15वां प्रश्न, सुर श्याम पर पद के रचयिता कौन है? सुर श्याम पद के
रचयिता सूरदास हैं। सोलहवां प्रश्न, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? कृष्ण की शिकायत बलराम के प्रति है। 17वां प्रश्न, यशोदा और नंद का रंग कैसा था? यशोदा और नंद का रंग गोरा है। 18वां प्रश्न, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल मित्र थे। दूसरा में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? अप्रैल 2016। बलराम कृष्ण को बहुत चिढ़ाता है कि माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता। दूसरा प्रश्न, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? अप्रैल 2019। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर काला है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? सितंबर 2020। कृष्ण के अनुसार माँ यशोदा केवल कृष्ण को मारना सीखा है, पर भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती है। इसलिए कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है। चौथा प्रश्न, बाल कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? बाल कृष्ण अपनी माता से शिकायतें करता है कि भाई बलराम मुझे हमेशा चिढ़ाता है। वह मुझसे पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा गोरे हैं, तुम्हारा शरीर क्यों काला है? उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाला मित्र चुटकी बजाकर हंसते हैं। उन्हें ऐसा करना बलराम ने ही सिखाया है। पांचवा प्रश्न, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? जून 2016, अप्रैल 18-20। यशोदा कृष्ण को कैसे मनाती है? अप्रैल 2017। यशोदा कृष्ण को समझाती है कि
हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। 6वां प्रश्न, सूर्यश्याम पर का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तावना, प्रस्तुत दोहा सूरदास द्वारा रचित है। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का वर्णन हुआ है। भावार्थ, कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करता है कि बलराम मुझे चिढ़ाता है और कहता है कि माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा तो गोरे हैं, तुम काले हो। इसे सुनकर ग्वाला मित्र चुटकी बजाकर हंसते हैं। माँ तुमने तो केवल मुझे मारना सीखा है, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख देखकर माँ यशोदा खुश हो जाती है। वह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। विशेषतः इस पद में सूरदास ने कृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का चित्रण किया है। 7वां, सूर्यश्याम कवितांश के आधार पर बलराम के स्वभाव का परिचय दीजिए। बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। वह कृष्ण को हमेशा तुम्हारे माता पिता कौन हैं? माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है कहकर चिढ़ाता रहता है। कृष्ण को देखकर चुटकी बजाकर हंसने के लिए ग्वाला मित्रों को सिखाता है। कर्नाटक संपदा निबंध। पहला में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? दक्षिण से उत्तर
के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात हैं। तीसरा प्रश्न, श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट ऊंचाई है। चारवां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ के कवियों के नाम बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कन्नड़ के कवियों के नाम हैं कुवेंपु, दारा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, वी कृ गोकाक, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार आदि हैं। पांचवा प्रश्न, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। छठवां प्रश्न, भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखाने के नाम हैं कागज, लोहे और इस्पात। सातवां प्रश्न, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर में है। आठवां प्रश्न, बीजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? बीजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुंबज की व्हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला है। नौवां प्रश्न, कर्नाटक के भक्त कवियों ने कौन से गीत गाए हैं? कर्नाटक के भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए हैं। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। 10वां प्रश्न, सिलिकॉन सिटी नाम से प्रख्यात नगर कौन सा है? सिलिकॉन सिटी नाम से प्रख्यात नगर बेंगलुरु है। 11वां प्रश्न, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। 12वां प्रश्न, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। 13वां प्रश्न, कर्नाटक संपदा साहित्य की कौन सी विधा है? कर्नाटक संपदा साहित्य की निबंध विधा है। 14वां प्रश्न, कर्नाटक संपदा पाठ के द्वारा हमें किसका परिचय मिलता है? कर्नाटक संपदा पाठ के द्वारा हमें
कर्नाटक के अतीत, वैभव, वर्तमान, प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा और इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय मिलता है। 15वां प्रश्न, कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और जल प्रपात कौन कौन से हैं? कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। जलप्रपात जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि। 16वां प्रश्न, क्रांतिकारी समाज सुधारक कौन थे? क्रांतिकारी समाज सुधारक बसवण्णा थे। 17वां प्रश्न, कर्नाटक की आबादी कितनी है? कर्नाटक की आबादी 6 करोड़ है। 18वां प्रश्न, बेंगलुरु को कैसी सिटी कहते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। 19वां प्रश्न, कर्नाटक में कौन कौन से धातु मिलते हैं? कर्नाटक में सोना, तांबा, लोहा आदि हैं। 20वां प्रश्न, कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं? कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। इक्कीसवां प्रश्न, कर्नाटक की शिल्पकला कैसी है? कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। 22वां प्रश्न, श्रवणबेलगोला की प्रतिमा क्या संदेश देती है? श्रवणबेलगोला की प्रतिमा त्याग और शांति का संदेश देती है। 23वां प्रश्न, संतों ने अपने वचनों में क्या सीख दी है? संतों ने अपने वचनों में प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। 24वां प्रश्न, कर्नाटक के भक्त कवि कौन हैं? पुरंदरदास, कनकदास आदि कर्नाटक के भक्त कवि हैं। 25वां प्रश्न, कर्नाटक राज्य की अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए शासकों के नाम बताइए। कर्नाटक राज्य की श्रेयोवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए शासकों के नाम हैं कृष्णदेवराया, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चेन्नम्मा, टीपू सुल्तान,
आदिल शाह आदि। 26वां प्रश्न, व्हिस्परिंग गैलरी कहाँ है?